नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट राजा रावल रतन सिंह को लास्ट राजा क्या पढ़ा है हमने? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में मोस्ट चीजें अपन को क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहले हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके टाइम पीरियड में किसका अटैक होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। और कब होता है? ये होता है 1303 में। 1303 में ये अटैक करता है और कहां पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर अधिकार करके वहां पर किसको नियुक्त करता है? तो वहां पर अपने बेटे खिजर खां को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? खिजर खां को। खिजर खां को नियुक्त करके चला जाता है। बीच में जब ये जालोर पर अटैक करते हैं तो वहां पर इनको कौन मिलता है? मालदेव सोनग्रा मिलता है। मालदेव सोनग्रा मिल तो जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में खिजर खां क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है यहाँ पर चित्तौड़ में बैठा बैठा। बाद में जाकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मेरा मन नहीं लग रहा है मेवाड़ में, अब मेरे को वापिस से कहाँ आना है? दिल्ली आना है। तो ये किसको शासक बनाकर चला जाता है? ये मालदेव सोनग्रा को वहां पर चित्तौड़ सौंप कर चला जाता है। किसको सौंप कर चला जाता है? मालदेव सोनग्रा को। अब बाद में हम देखते हैं कि मालदेव सोनग्रा के बाद में अगर कोई चित्तौड़ पर वापस से अपना अधिकार करता है या फिर इसके बाद में कोई उत्तराधिकारी आता है, तो वो कौन आता है? वो इसका बेटा आता है, बनवीर सोनग्रा। कौन आता है? बनवीर सोनग्रा। अब हम खिजर खां की बात करते हैं तो खिजर खां के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जो वहां पे गंभीरी नदी है, तो गंभीरी नदी का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? खिजर खां ने करवाया है। साथ में हम देखते हैं जो हमारे को दाई बी पीर की दरगाह मिलती है 1325 में, जो अभिलेख मिलता है दाई बी पीर दरगाह का, उसमें यह बताया गया है कि जो मेवाड़ में चित्तौड़ का अगर शासक कोई है इस टाइम, वो कौन है? वो है खिजर खान। और ये खिजर खान कौन नियुक्त करके जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। खिजर खान के बाद में कौन वहां पर शासक बनता है? मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा के बाद में कौन बनता है? बनवीर सोनग्रा। अब फिर उसके बाद में हम देखते हैं खिजर खां के बारे में देख रहे हैं क्या बता रहा है दाई बीबी दरगाह में। ये बता रहा है कि जो चित्तौड़ का नाम है, चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया गया है? खिजराबाद। खिजराबाद। ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है हमारे को? ये जानकारी मिलती थी हमारे को दाई बी पीर दरगाह अभिलेख। अगर इसका हमारे को कोई समय पूछता है तो क्या बताना है? वो बताना है सन 1325। 1303 में एक अटैक करता है और 1325 में जो अभिलेख मिलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कौन रखता है? खिजर खान रखता है। उसके बाद हम जो मकबरा देखते हैं खिजर खान द्वारा बनाया जो गया है मकबरा, उसमें ये अपने पिताजी की प्रशंसा करता है और वो कहता है कि जो मेरे पिताजी वो क्या है? दुनिया के दूसरे सिकंदर हैं। वो एक तरीके से क्या है? ईश्वर की छाया है और संसार के रक्षक हैं। ये तीन चीजें किसमें बताता है? वो बताता है मकबरे के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं अटैक करता है, पद्मिनी जौहर करती है 1600 महिलाओं के साथ, अग्नि जौहर करती है। और केसरिया कौन करता है? केसरिया करते हैं रतन सिंह और गोरा। ये मोटी मोटी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। जो पद्मावती की जो अपन कहानी सुनते हैं वो किस आधार पर हम सच मानते हैं? तो हम मानते हैं पद्मावत के आधार पर। पद्मावत कब लिखी गई है? पद्मावत लिखी गई है 1540 में। और इसके लेखक कौन है? तो हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और जो पूरे युद्ध का अगर वर्णन हम देखते हैं, अगर वो किसी बुक में मिलता है तो वो कौन सी बुक है? वो बुक है खजाइनुल फुतूर। ये किसकी है? ये है अमीर खुसरो की, जो किसका दरबारी विद्वान था? AK का दरबारी विद्वान था। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट राजा अगर कोई आता है वो कौन है? हम्मीर। कौन आता है? राणा हम्मीर। हम्मीर का टाइम पीरियड हम देखते हैं तो हमारे को मिलता है 1326 से लेकर 64 तक। अब हम्मीर के बारे में हम बहुत अच्छी बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी कहानी देखते हैं। वो क्या है कि जैसे ये क्या हो गया चित्तौड़, और ये क्या हो गया चित्तौड़ के आसपास के गांव। अब यहां पर चित्तौड़ पर किसका अधिकार है?
चित्तौड़ पे कौन बैठा है इस टाइम? इस टाइम बैठा है बनवीर सोनग्रा। कौन बैठा है? बनवीर सोनग्रा। क्योंकि अब चित्तौड़ पर किनका शासक नहीं है, किनका अधिकार नहीं है, गुहिलों का अधिकार नहीं है। लेकिन जो ये आसपास के गांव हैं इनमें इनमें तो गुहिल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो ठिकाने थे जिनमें सामंत थे वो कौन थे? गुहिल थे। वहीं हम देखते हैं जो एक गांव पड़ता है सिसोदा। कौन सा गांव पड़ता है? सिसोदा। जो ये सिसोदा गांव है यहीं से निकलकर कौन आता है? हमीर। अब ऐसे कहा जाता है जो हमीर है इसके पिताजी और उसके पिताजी के जो 7 बेटे थे वो किस युद्ध में शहीद हुए हैं? वो हुए हैं जो 1303 में अलाउद्दीन अटैक करता है राव रतन सिंह के समय, उस समय वो क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। अब हमीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब बड़ा हो रहा है तो इसको बातें पता पड़ी कि भाई ऐसे मेरे जो पिताजी थे उनके बेटे और वो किस युद्ध में शहीद हो गए? वो चित्तौड़ वाले युद्ध में शहीद हो गए। अब ये काफी ज्यादा परेशान था इस चीज को लेकर कि चित्तौड़ किसका है? चित्तौड़ तो हमारा है, लेकिन इस पे बेटा कौन है? इस पर बेटा है बनवीर सोनग्रा। अब ये धीरे धीरे क्या करता है? आसपास के गांव में कम्युनिकेट करता है, पूछता है कि चित्तौड़ पर पहले किसका शासक था, यानी कौन चित्तौड़ पर पहले राज करते थे। तो बाकी लोग बताते हैं कि चित्तौड़ तो हमारा ही था, लेकिन जो खिलजी आता है वो क्या करता है? यहाँ पर अधिकार कर लेता है और हमारे को क्या कर देता है? वहां से निष्कासित कर देता है। अब ऐसी ही चीजें हमीर के मन में चल रही थी। हमीर धीरे धीरे क्या कर रहा था? सेना इकट्ठी कर रहा था। सेना इकट्ठी करता है और एक दिन वो क्या करता है? चित्तौड़ पर अटैक करता है। और चित्तौड़ पर अटैक करके क्या करता है? बनवीर सोनग्रा को यहां से भगा देता है। क्या करता है? बनवीर सोनग्रा को यहां से क्या करता है? भगा देता है। अब बनवीर सोनग्रा क्या कहां चला गया? बक्कर चला गया दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ चला जाता है। अब दिल्ली की तरफ जाता है तो फिर वहां पर हम देखते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि अब खिलजी वंश का वहां पर अस्तित्व खत्म हो चुका है, खिलजी वंश वहां पर समाप्त हो चुका है, तो वहां पर कौन सा वंश अब है? वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश कहाँ है? दिल्ली में। बनवीर कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ जो अलग चीजें हम देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि सबसे पहले राणा उपाधि जो है, राणा की उपाधि अगर कोई अपने नाम के आगे लगाता है वो कौन है? वो है हमीर। सबसे पहले राणा शब्द की उपाधि है जो कौन लेता है? हमीर। राणा कैसे? जैसे कि हम देखते हैं जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि जो अगला राजा बनने वाला होता था, वो अपने नाम के पीछे के आगे क्या लगाता था? रावल। अब जो बाकी भाई थे, यानी कि जो उत्तराधिकारी है उसके अलावा जो भाई थे उनको क्या दिए जाते थे? ठिकाने दिए जाते थे, यानी कि उनको ठिकानों का क्या बनाया जाता था? सामंत। अब वो जो सामंत थे वो सामंत अपने नाम के आगे क्या लगाया करते थे? राणा लगाया करते थे। और ये जो सबसे पहले अपन को जो राणा लिखा हुआ मिलता है या राणा कोई शब्द यूज में लेता है अपने नाम के आगे, वो पहले कौन लेता है? वो लेता है हमीर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं राणा शाखा का अगर कोई प्रारंभ करता है या राणा शाखा जिसने शुरुआत की है राणा शाखा की, वो कौन है? वो है हमीर। उसके बाद में हम हमीर के बाद में देखते हैं कि ये जो अपने नाम के आगे पीछे है जो क्या लगाता है? सिसोदिया। सिसोदिया क्यों लगाता है? इससे कोई पूछता है कि भाई तू सिसोदिया क्यों लगा रहा है? कि भाई गांव तो और भी थे, और गांव में क्या गुहिल नहीं थे? एक मात्र मैं ही था जिसने क्या किया है? चित्तौड़ से किसको भगाया है? बनवीर सोनग्रा को। और मैं कहां से आता हूं? मैं आता हूं सिसोदा से। तो मैं सिसोदा से आता हूं इसलिए मेरे नाम के पीछे क्या लगाऊंगा? सिसोदिया लगाऊंगा। यानी कि जो गुहिल वंश की एक ब्रांच हम देखते हैं वो ब्रांच कौन सी निकल कर आती है? सिसोदिया। और इस ब्रांच का सबसे पहले हम देखते हैं उपयोग कौन करता है? वो करता है हमीर। कौन करता है? हमीर। तो हमीर का हम नाम देखते हैं
पूरा नाम हम देखें तो राणा हमीर सिसोदिया। क्या हो गया? राणा हमीर सिसोदिया हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके कि जो राणा जो उपाधि है, सबसे पहले इस उपाधि का उपयोग कौन करता है? हमीर करता है। सिसोदिया अपने नाम के पीछे कौन लगा रहा है? हमीर लगा रहा है। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो बनवीर सोनग्रा है कहां चला गया है? दिल्ली चला गया है। अब दिल्ली जाकर वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहता है कि राजा जी, अपने जो चित्तौड़ है उस पर वापिस से गुहिलों का अधिकार हो चुका है। तो वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक कहता है गुहिल। अब गुहिल कहां से आ गए? तो फिर वो बताता है कि ऐसे कोई सिसोदा गांव था, वहां से कोई एक हमीर नाम का सिसोदिया आता है और वो मेरे को भयंकर तरीके से पीटता है और कहता और है कि जाके बोल देना अपने राजा से कि जब इच्छा हो जब आके बिड़ लेना। तो ये बात सुनकर तुगलक कहता है कि अभी के अभी क्या करो, सेना तैयार करो। कहां चलेंगे? हम चलेंगे चित्तौड़ पर अटैक करने। तो ये खबर कौन सुनता है? ये खबर सुनता है हमीर। कौन सुनता है? हमीर। कि चित्तौड़ पर अटैक करने कौन आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है चित्तौड़ पर अटैक करने आ रहा है। तो राणा जी आगे से ही मैसेज भिजवाते हैं तुगलक को कि तुगलक, तू यहां पर आने का कष्ट क्यों कर रहा है? मैं तेरे को रास्ते में मिल जाऊंगा, थोड़ा सा आराम कर ले, तेरे लिए फायदा होगा युद्ध में। तो मैं तेरे को रास्ते में ही मिल जाऊंगा। तो अपने राणा जी रास्ते में ही मिल जाते हैं। और वो रास्ते में जो जिस स्थान पे मिलते हैं वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है सिंगोली। कौन सा स्थान है? सिंगोली। और ये सिंगोली कहां पे पड़ता है? ये सिंगोली पड़ता है बांसवाड़ा में। हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में कौन परास्त करता है? वो परास्त करता है हमीर। हमीर इसको इतना भयंकर पीटता है, इतना भयंकर पीटता है कि ये अपनी जान बचाकर यहां से क्या करता है? भाग जाता है, हाथ जोड़कर कि राणा मेरे को माफ कर दे, राणा जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे करते हुए कहां भाग जाता है? वापिस भाग जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन एक और देखते हैं कि जो हमीर है, हमीर को क्या बताया गया है? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। अब मैंने जो चीजें बताई है उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि इसको मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा गया है। क्योंकि इसी ने हिम्मत करके क्या करा है? बनवीर सोनग्रा को वहां से भगाया है और चित्तौड़ वापस से अपने कब्जे में लिया है। और साथ में ही हम देखते हैं दिल्ली के कौन से शासक को हरा रहा है? ये दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को हरा रहा है। कौन से युद्ध में हरा रहा है? वो हरा रहा है सिंगोली के युद्ध में। सिंगोली के युद्ध में। अब ये सब चीजें चलती रहती है। अब बाद में फिर वही जो मैं बप्पा राउल में बताता हूं आपको कि बप्पा राउल से अगर कोई पूछता है कि भाई यहाँ पर राजा कौन है, कौन शासक कर रहा है, तो बप्पा राउल कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर क्या हूँ, एक मात्र प्रधानमंत्री हूँ। महादेव का मैं एक तरीके से प्रधानमंत्री हूँ और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मतलब शासन कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जो हमीर कहते हैं कि अपना तो भाई कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। तो कौन सी माता का है? बरोड़ी माता का है। ये सब कोई जो चीजें हुई है वो किसकी कृपा से हुई है? वो बरोड़ी माता की कृपा से हुई है। किसकी कृपा से हुई है? बरोड़ी माता। तो ये क्या करता है? बरोड़ी माता का मंदिर बनवाता है, जिसको हम देखते हैं, दूसरा नाम हम पढ़ते हैं अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता। तो क्या करता है ये? चित्तौड़ में कौन सी माता का निर्माण करवाता है? कौन से माता के मंदिर का निर्माण करवाता है? बरोड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। और जो बरोड़ी माता है वो इनकी कौन सी देवी है? वो है इनकी इष्ट देवी। कौन सी देवी है? इष्ट देवी। और
इष्ट देवी जब बरवड़ी माता है तो कोई तो कुल देवी भी तो होगी। तो कुल देवी हम देखते हैं, कुल देवी है इनकी बाण माता। अब ये इष्ट देवी और कुल देवी में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं आपको कुल देवी और इष्ट देवी किसको कहते हैं। कुल, जैसे कि आप सभी को पता है, हर किसी का कोई ना कोई कुल है, यानी कि हम किसी ना किसी कुल से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब जैसे मेरे को ही ले लो, हम 3 भाई हैं। मैं रह रहा हूं राजस्थान में, मेरा एक भाई रह रहा है महाराष्ट्र में, और एक भाई रह रहा है वहां पर जाकर गुजरात। अब मैं यहां पर कोई स्थानीय देवी होगी उसको अलग पूज रहा हूं, अब वो महाराष्ट्र में रहने वाला वहां की कोई लोकल अलग देवी होगी उसकी पूजा कर रहा है, और गुजरात में रहने वाला कोई अलग देवी की पूजा कर रहा है। यानी कि कुल देवी तो एक है, लेकिन अपन इष्ट देवियां क्या कर रहे हैं, अलग अलग मान सकते हैं। यानी कि जो कुल देवी है, कुल देवी तो क्या है, कुल देवी तो सभी की एक होगी, लेकिन इष्ट देवी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यानी कि जैसे अभी हम देख सकते हैं, जैसे हम पटवारी का एग्जाम देंगे अब आगे, तो पटवारी के एग्जाम में हम देख सकते हैं कि कोई कौन सी माता के हाथ जोड़ेगा। अब फिर उसके बाद में रीट का एग्जाम देगा कोई, तो रीट के एग्जाम में कौन सी माता के हाथ जोड़ेगा। यानी कि जो इष्ट देवियां हैं वो क्या है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुल देवी क्या है, कुल देवी एक कुल की एक ही देवी होगी। यानी कि जो ऑप्शनल कौन सी देवियां हो सकती है, ऑप्शनल हो सकती है इष्ट देवी, और परमानेंट कोई होगी वो क्या होगी, कुल देवी होगी। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। हमीर की जो इष्ट देवी है वो कौन है, बरवड़ी माता है, और जो कुल देवी है वो कौन है, बाण माता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमीर के बारे में। हमीर के बारे में एक फैक्ट हमारे को और मिलता है, हमीर के शासन काल में ही मिलता है, कि जो सिसोदा गांव है, ये सिसोदा गांव है, इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना करता है राहब। अब ये राहब के बीच की स्टोरी बताता हूं आपको, वो क्या है। पहले एक राजा हुआ थे, यानी कर्ण सिंह, या चाहे बोल दो आप रण सिंह। अब जो बड़ा बेटा था कर्ण सिंह का, उस बड़े बेटे का नाम था सैम सिंह, और जो और बेटे थे इनके, जैसे कि कौन हो गया, राहब हो गया। अब ये राहब क्या है, ये जो राहब है ये क्या करता है, सिसोदा गांव की स्थापना करता है। मैंने बताया था आपको, जो अगला राजा बनने वाला होता है वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा, रावल। और जो सामंत थे, जो अपने नाम के आगे क्या लगाना स्टार्ट करते हैं, राणा स्टार्ट करते हैं। तो इस लाइन में हम देखते हैं इसके बेटे, पोते, पड़पोते, लड़पोते, सड़पोते, ऐसे करते 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 यहां पर कौन आता है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और इस सामंत वाली लाइन में कौन आता है, सामंत वाली लाइन में हम देखते हैं दादा, पोता, सड़पोता, लड़पोता, उसके बाद में कौन आता है, लक्ष्मण सिंह। कौन आता है, लक्ष्मण सिंह। अब जो मैं पहले ही बताता हूं कि जो हमीर के पिताजी और उसके जो बेटे थे, 7 जो भाई थे, वो किस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, वो जब चित्तौड़ पे अलाउद्दीन अटैक करता है उस युद्ध में शहीद हो गए थे। तो जो वो लड़ाई होती है 1303 में, जो 1303 में जो लड़ाई होती है उसमें कौन आ रहा है, अब सामंत है। अगर अपने राज्य पे कोई अटैक कर रहा है तो सामंत तो लड़ाई में आएंगे ही आएंगे, साथ में ही जो भी इनके पास, जो भी अलग जो बाहरी जो ताकत इनके पास है वो भी साथ में लेकर आएंगे। तो जब ये 1303 की लड़ाई हो रही है तो रतन सिंह मैसेज भी जाता है लक्ष्मण सिंह को कि भाई आ जाओ, ऐसे ऐसे अटैक हुआ है चित्तौड़ पर, अटैक कौन कर रहा है, अलाउद्दीन अटैक कर रहा है। तो ये क्या है, इस युद्ध में आते हैं, प्लस इसके जो 7 बेटे हैं लक्ष्मण सिंह के, वो भी इस युद्ध में भाग लेते हैं। इस युद्ध में भाग लेते हैं तो हम देखते हैं जो लक्ष्मण सिंह है, इनके जो बड़े बेटे थे, उन बड़े बेटे का नाम था अरि सिंह। क्या था, अरि सिंह। अब इस अरि सिंह के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं आपको। एक बार क्या है, अरि सिंह क्या है, शिकार खेलने अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे।
अब ये रास्ते रास्ते से जा रहे थे। अब रास्ते में इनको एक लड़की मिलती है जो अपने जानवरों को क्या कर रही है, पानी पिलाने के लिए लेके जा रही है। वही जो पास साथ में जो दोस्त थे, उनको किसी को शरारत आई होगी, तो उसने क्या है, उस लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की को वो छेड़ देते हैं। अब राम जाने वो लड़की किस प्रकार से उस रस्सी को उस घोड़े के पैरों में फेंकती है कि वो घोड़े के साथ ही क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर जाता है तो वो साथ वाले कहते हैं, अरे अरे खड़ा हो जा, मैंने तेरा वीडियो नहीं बनाया, मैं किसी को नहीं कहूंगा, तो तू खड़ा हो जा। अब हरि सिंह ये चीजें देख रहा है। हरि सिंह देख रहा है, यार कमाल की लड़की है, बिना कुछ कहे इसने यूं फटाक से जवाब दिया है इसको नीचे गिराकर। अब फिर वो इस चीज को इग्नोर मारकर क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं। अब आगे चले जाते हैं तो उस समय आप सभी को पता होगा, उस समय अगर कोई सबसे बढ़िया शिकार माना जाता था तो वो था जंगली सुअर का शिकार। हरि सिंह क्या कर रहे हैं, जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। तो ये जंगली सुअर दिखता है इनको, तो उस पर निशाना साधते हैं और निशाना साफ सीधा जाके किस पे लगता है, जंगली सुअर पे। अब चूंकि ये जंगली जो सुअर है वो काफी ढीठ हुआ करते थे, ये एक बाण में तो इनके फर्क ही नहीं पड़ता था, यानी कि जब तक 3-4 बाण इनके ऊपर नहीं दागो तो ये मरते नहीं थे। और वो बाण लगने पर वो भागकर कहाँ चला गया, पास में जो गेहूं का खेत था उसमें चला जाता है। अब उसमें चला जाता है तो हरि सिंह पीछे पीछे जाता है उसके। अब पीछे पीछे जाता है तो उसको वहीं पे फिर से वो लड़की मिल जाती है। अब वो लड़की बोल रही है, हाँ किधर जा रहे हो। तो हरि सिंह बताते हैं, ऐसा मेरा शिकार है, जंगली सुअर है, वो कहाँ है, खेत में चला गया है, मेरे को उसको वापस लेके आना है। तो लड़की बोलती है, यहीं बाहर रुक, मैं लेके आ रही हूँ। तो हरि सिंह कहता है, अरे कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, जंगली सुअर है, मेरे को जाने दे, फालतू में खावा जाएगा। तो फिर उसके बाद में वो कहती है कि ज्यादा मत बोल, यहाँ बाहर खड़ा रहे, ये जो तू आज शिकार कर रहा है ना, ये मेरा डेली का काम है, डेली इनसे मैं निपटती रहती हूँ, मैं लेके आ रही हूँ। तो वो जाके क्या करता है, दूर खड़ा हो जाता है और वो लड़की उसको सुअर को बाहर निकाल कर ले आती है। अब ये देखकर हरि सिंह सोचता है, यार गजब की लड़की है, पहले तो घोड़े से गिरा रही है अपने दोस्तों को, और बाद में इसका साहस देखो, जो ये जंगली सुअर से भी नहीं डर रही है। तो हरि सिंह ये सब चीजें देखकर काफी भौचक्का हो जाता है और पूछता है उससे कि शादी हो गई तुम्हारी। तो लड़की बोलती है कि नहीं। अब ये चीज देखकर हरि सिंह काफी प्रसन्न होता है। अब वो उसका एड्रेस निकलवाता है, एड्रेस निकलवाते ही उसके पास चला जाता है, उसके पिताजी के पास, लड़की के पिताजी के पास। अब राजकुमार को कौन ही मना कर सकता है, वो एक साधारण किसान परिवार की लड़की और ये एक राजकुमार। तो जो लड़की के परिवार वालों थे, उन्होंने क्या कहा कि आपको कौन ही मना कर सकता है, आप तो वैसे भी राजकुमार हो, और धन्य हो भाग हमारे कि जो आप इस लड़की को अपने घर में लेके जा रहे हो। तो ऐसे करके ये ब्याह करके उस लड़की को ले आते हैं। अब ये शादी तो कर ली इन्होंने, लेकिन इनको डर भी लगे अब अपने पिताजी का। तो ये क्या है, अपने पिताजी को बताते नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने शादी कर ली है, शिकार करने गया था मैं, लेकिन मैं खुद ही क्या हो गया, शिकार हो गया। तो ये चीजें ये बताते नहीं है। अब ये चीजें ये बताते हैं अपने भाइयों को और अपनी माताजी को। अब वो कहते हैं कि अभी तो आप कुछ मत बताओ पिताश्री को, जब थोड़ा सा मैटर शांत हो जाएगा तो बताएंगे। तो फिर कोई एडवाइस देता है कि आप अभी तो जो दूर वाला मकान है उसमें रखो आप इसको, जब माहौल शांत हो जाएगा तब हम इनको महल में लेकर आ जाएंगे। अब इसी घटना के दौरान क्या होता है, 1303 में AK का अटैक होता है चित्तौड़ पर। क्या होता है, AK का अटैक होता है। तो ये सब कहां लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कहां पे, चित्तौड़ की तरफ जा रहे हैं। अब वहीं हम देखते हैं जो लक्ष्मण सिंह और प्लस इसके जो 6 बेटे हैं, इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक जो इनका लक्ष्मण सिंह का अगर एक कोई जो लड़का है वो बच के आता है, वो कौन आता है, अजय सिंह। अजय सिंह वहां से क्या है, बच के आ जाता है। अब बच के आ जाता है तो फिर अब यहां पर सामंत कौन बनेगा, अगला जो अपन कह सकते हैं वहां का राजा कौन बनेगा, वो बनेगा अजय सिंह बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये सब क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कौन से युद्ध में शहीद हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 1303 में, जब एक चित्तौड़ पर अटैक करता है उसमें ये शहीद हो चुके हैं।
अब अजय सिंह यहाँ पर शासक बनता है। अब अजय सिंह उस लड़की के पास जाता है जहाँ क्या है, हरि सिंह ने शादी की थी, वो जो दूसरे मकान में रह रही थी। अब उसके जो लड़का हुआ उस लड़की के, उसको हम किस नाम से जानते हैं? हमीर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हमीर के नाम से। यानी कि जो हरि सिंह और अजय सिंह, इनके जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम क्या है? हमीर। अब अजय सिंह है वहां पे जाता है और उनको कहता है कि उस समय भैया हैं जो किसी कारणवश बता नहीं पाए थे पिताजी को, लेकिन अभी भी वो महल तो आपका ही है और आपका इंतजार कर रहा है, तो आप वहां पे चलिए और वहीं पे रहिए। तो ये क्या है, वहां पर महल में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा समय और निकलता है। उस समय पास में ही जो है एक मुंजा बालेचा नाम करके एक डाकू हुआ करता था। उसका आतंक भयंकर तरीके से फैल रहा था। यानी कि मुंजा बालेचा ने इतना परेशान कर रखा था वहां के जो लोग करते उनको, कि ना तो उनको खेतों में जाने देता था और कोई भी कुछ सामान लेके जाए तो उसको लूट मार करके भगा देता था। अब ये बात किसको पता पड़ती है? ये बात पता पड़ती है अजय सिंह को। तो अजय सिंह जो है, जो इनका एक पुत्र है, उसका हम नाम पढ़ते हैं सज्जन सिंह। सज्जन सिंह को कहता है कि जा और उस मुंजा बालेचा का सिर काट के लेके आ, वापिस ऐसे खाली हाथ मत आना। सज्जन सिंह जाता है। अब बेचारे सज्जन सिंह को मुंजा बालेचा इतना भयंकर तरीके से पीटता है, इतना भयंकर तरीके से पीटता है कि ये रोता हुआ कहां पे आता है? वापिस अजय सिंह के पास में आता है और बोलता है पिताजी मेरी पार नहीं पड़ेगी उस राक्षस के सामने। वो इतना भयंकर भीषण है, उसने मेरे को इतना पकड़ पकड़ के पीटा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब वही पास पे खड़े खड़े ये चीजें कौन सुन रहा है? हमीर सुन रहा है। तो हमीर कहता है कि चाचा श्री एक मौका मेरे को भी दो। तो अजय सिंह कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तू कहाँ जाएगा यार, तूने ना तो कभी युद्ध लड़ा है, ना तूने कभी ऐसी चीजें देखी हैं। बाद में जनता बातें और बनाएगी कि अपने बेटे को तो भेजा नहीं और अपने भतीजे को वहां पे मरने के लिए भेज दिया। तो फिर हमीर कहता है चाचा श्री पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हमीर क्या करता है? हमीर जाता है और मुंजा बालेचा का सिर काट कर लेकर आता है। और उसके बाद में जब वो सिर काट कर वहां पर वापस आता है अजय सिंह के पास में, तो अजय सिंह कहता है शाबाश मेरे चीते, तू ठीक उसी प्रकार से एक सर्वशक्तिशाली राजा बनेगा जिस प्रकार तेरे पिताश्री बने थे। यानी कि जैसी जैसी क्वालिटी तेरे पिताजी में थी वैसी वैसी सेम तेरे अंदर भी है। यानी कि एक 13 साल का बच्चा मुंजा बालेचा का सिर काट कर लेकर आ रहा है। ये अपने आप में बताता है कि मेवाड़ का भविष्य आगे आने वाले समय में उज्जवल होने वाला है। तो यहीं से ही फिर अजय सिंह काफी खुश होते हैं हमीर से, और हमीर को क्या बना देते हैं? वहां का राजा बना देते हैं। यानी कि सामंत इसको बना देते हैं, हमीर को बना देते हैं। अब ये बात किसके मन में खटक रही है हमीर के राजा बनने की? वो खटक रही है सज्जन सिंह के। अब वो कहता है अजय सिंह से कहता है वाह यार बापू गजब ही कर दिया आपने, तो जहां पे मैं राजा बनना चाह रहा हूं वहां पे आप हमीर को राजा बना रहे हो। आप तो बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक हो चुके हो बापू। कहते हैं ना कि बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है। वैसे ही कौन हानिकारक हो गया किसके लिए? सज्जन सिंह के लिए अजय सिंह। तो सज्जन सिंह परेशान होकर कहां निकल जाता है? महाराष्ट्र की तरफ निकल जाता है कि ये मैं दुनिया महफिल मेरे किसी काम की नहीं, मैं तो जा रहा हूं बाहर। और ये चला जाता है महाराष्ट्र। कहां चला जाता है? महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र में चला जाता है तो हम देखते हैं जो इसकी 19वीं पीढ़ी है, सज्जन सिंह की जो 19वीं पीढ़ी है, उसी 19वीं पीढ़ी में एक महान जो मराठा राजा हुए हैं वो कौन हुए हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज। शिवाजी के शासनकाल में बेचारे शिवाजी कहते कहते मर गए कि भाई हम सिसोदा से आए हुए हैं, हम सिसोदिया हैं, हम सिसोदिया हैं। लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं जो सज्जन सिंह की जो 19वीं पीढ़ी है, उस 19वीं पीढ़ी में अगर कोई जन्म लेने वाला है तो वो कौन है? छत्रपति महाराज शिवाजी। तो हम कह सकते हैं कि जो गुहिलों की एक ब्रांच है वो सिसोदिया, वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में भी है। यानी कि शिवाजी कौन है? सिसोदिया है। अब उसके बाद में हम देखते हैं हमीर की उपाधियां देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हमीर की उपाधियां।
सबसे पहले हम देखते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बताया गया है अमीर को विषम घाटी पंचानन। क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन। अब विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या है? विषम यानी आप ले सकते हो कठिन, विषम, विषम यानी शब्द से पता चला यानी कि कोई कठिन चीज होगी, यानी कि विषम का मतलब क्या है? कठिन। घाटी, घाटी का मतलब हम लेते हैं युद्ध, जैसे आपने हल्दी घाटी सुना होगा। और पंचानन का मतलब शेर। क्या है? शेर। यानी कि कठिन या विरल परिस्थितियों में किसके समान युद्ध लड़ रहा है? शेर के समान। यानी कि कठिन परिस्थितियों में अगर कोई किसी शेर के समान कोई युद्ध लड़ता है वो कौन है? हमीर। यानी कि कठिन परिस्थितियों में शेर के समान अगर कोई युद्ध लड़ता है वह है हमीर। ये कौन बता रहा है? ये हमारे को बता रही है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उसके बाद में हम देखते हैं रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के आधार पर हम देखते हैं अमीर को बताया गया है वीर राजा। क्या बताया गया है? वीर राजा। ये कुंभा द्वारा लिखी गई है रसिक प्रिया। ये कुंभा जी बताते हैं आगे कि हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज हैं हमीर। हमीर को पढ़िए, वो किस प्रकार से उन्होंने युद्ध लड़े हैं, किस प्रकार से उन्होंने हमारे मेवाड़ का नाम रोशन किया है। तो वही चीजें आगे जाके कौन बता रहा है? कुंभा बता रहा है कि हम उस शासक के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने नाम का डंका बजाया है और साथ में क्या है? मेवाड़ का डंका बजाया है। तो हम जब कुंभा आगे जब लेख प्रशस्तियां ये लिखवाता है उनमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो हमीर है वो किस राजा के समान है? एक वीर, शक्तिशाली, महान राजा के समान है। ये चीजें अपन को कहां पे देखने को मिलती है? रसिक प्रिया में। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे इतिहासकार हुए हैं टोड साहब। टोड साहब इनको बताते हैं प्रबल हिंदू। क्या बताते हैं? प्रबल हिंदू। तो ये उपाधियां हो गई हमीर की। कौन कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विषम घाटी पंचानन, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में क्या बताया गया है इनको? रसिक प्रिया में इनको बताया गया है वीर राजा। और टोड क्या बताते हैं इनको? प्रबल हिंदू। एक बार वापिस से हम देखते हैं हमीर को, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमीर किसको हराता है? बनवीर सोनग्रा को हराता है। और क्या करता है? चित्तौड़ को जीतता है। कहां से आया है? सिसोदा से आया है। सिसोदा से ही आने के कारण क्या लगवाया गया है? नाम के पीछे सिसोदिया लगवाया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि राणा जो शब्द है ये सर्वप्रथम अपने नाम के आगे कौन लगाना स्टार्ट कर रहा है? वो लगाना स्टार्ट कर रहा है हमीर। बाद में हम देखते हैं सिंगोली के युद्ध में किसको हरा रहा है? सिंगोली के युद्ध में हरा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। और हमीर को क्या बताया गया है? मेवाड़ का उद्धारक। उसके बाद में देखते हैं चित्तौड़ में कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवा रहा है? बरवड़ी माता का मंदिर, जो है इनकी इष्ट देवी। और इनकी कुल देवी कौन सी है? कुल देवी है बाण माता। उसके बाद में जो सिसोदा है, सिसोदा गांव की स्थापना कौन कराता है? राहब के बारे में मैंने आपको बताया है। जिस प्रकार करणी सिंह रण सिंह उस समय शासक हुआ है, उसी के समय रावल सेम सिंह, और उसी के समय राहुल सेम सिंह का अगर भाई था वो कौन था? राप। उसने क्या की है? सिसोदा गांव की स्थापना की है। बाद में ये स्टोरी आपको बताई दी है मैंने आपको। उसके बाद में हमीर की उपाधियां देखते हैं। तो हमीर की उपाधियों में क्या देखते हैं? पहले कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार क्या देखते हैं? विषम घाटी पंचानन, यानी कि शेर के समान कठिन परिस्थितियों में युद्ध कोई लड़ता है तो वो कौन लड़ता है? हमीर। उसके बाद में रसिक प्रिया देखते हैं। रसिक प्रिया के आधार पर क्या बताया गया है? वीर राजा। और टोड जी क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक प्रबल हिंदू है। अब उसके बाद में हम देखते हैं एक छोटा सा कार्यकाल हुआ है राजा का, वो है छेत्र सिंह। उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी तो हमारे को मिलती नहीं है, लेकिन जो भी जानकारियां मिलती है वो काफी दिलचस्प जानकारी है, वो हम देखते हैं। कौन है? छेत्र सिंह।
छेतर सिंह का टाइम पीरियड हम देखते हैं 64 से 82 के बीच में। क्या देखते हैं? 64 से 82 के बीच में। अब ये क्या हो गया अपना? मेवाड़। क्या हो गया? मेवाड़। अब जो छेतर सिंह है, छेतर सिंह क्या करता है? सबसे पहले क्या जीतता है? अजमेर जीतता है। क्या जीतता है? अजमेर। और अजमेर को किस में मिलाता है? मेवाड़ में मिलाता है। अजमेर के बाद में इसका विजय अभियान कहां जाता है? भीलवाड़ा। तो बाद में किसको जीतता है? भीलवाड़ा को। उसके बाद में हम देखते हैं जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, हाड़ौती वाला क्षेत्र है उसको जीतता है। और ऐसे कहा जाता है कि अगर हाड़ाओं को सबसे पहले कोई परास्त करता है, यानी हाड़ाओं को हराने वाला पहला शासक, वो कौन है? छेतर सिंह। हाड़ाओं को सबसे पहले कौन हरा रहा है? तो हाड़ाओं को सबसे पहले कोई हराता है तो वो कौन हराता है? छेतर सिंह। और ये जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? तो एक नोट डाउन कर लो, ये जानकारी हमारे को मिलती है राज प्रशस्ति। जो राज प्रशस्ति है उससे हमारे को ये जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं जो ये मालवा का क्षेत्र है, एक तरीके से जो ये मालवा है, ये क्या करता है? इस मालवा को भी क्या करता है? जीतता है। और मालवा के कौन से शासक को हराता है? मालवा के दिलावर खां को हराता है। किसको हराता है? दिलावर खां को। ज्यादा कुछ जानकारियां हमारे को मिलती नहीं है, बस ये फैक्ट्स हैं जो अपन को सीधे सीधे देखने, इनमें कोई कहानियां है नहीं। सबसे पहले किसको जीतता है? अजमेर को जीतता है। उसके बाद में कौन किसको जीतता है? भीलवाड़ा को जीतता है। उसके बाद में हाड़ौती में हाड़ाओं को हराता है। उसके बाद में मालवा के दिलावर खां को हराता है। और फिर जो ये 56 का मैदान है, इस 56 के मैदान को भी ये क्या करता है? जीतता है। 56 का मैदान जो है इसको जीतता है और किस में मिलाता है? मेवाड़ में मिला लेता है। उसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद इसके अलावा एक जानकारी और मिलती है, जो मालवा और जो मेवाड़ संघर्ष है, जो मालवा और मेवाड़ संघर्ष है वो इसी के समय क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। हम आगे देखते हैं जो ये मालवा और जो ये मेवाड़ संघर्ष है वो काफी चलेगा। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो उसकी शुरुआत होती है छेतर सिंह के समय से। क्यों होती है? क्योंकि जो छेतर सिंह है वो किसके राजा को हरा रहा है? मालवा के राजा दिलावर खां को हरा रहा है। और किस में मिला रहा है? मेवाड़ में मिला रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं जो ये एक दासी थी खातिन नाम करके, खातिन नाम की एक दासी थी, उससे शादी करता है। और उसके जो 2 पुत्र होते हैं, चाचा और मेरा। ये नाम हमारे को आगे काम में आएंगे, इसलिए बता रहा हूं यहां पर, चाचा और मेरा। आगे हम देखते हैं मोकल की हत्या होगी। और मोकल की हत्या कौन कौन करता है? मोकल की हत्या में अगर अपना देखते हैं किसी का हाथ था तो वो किन का हाथ था? चाचा और मेरा का। तो छेतर सिंह में हमारे को ये चीजें ध्यान में रखनी है। बाद में देखते हैं ये विजय अभियान इनके रुक रहे नहीं थे, उसके में देखते हैं ये बूंदी पे अटैक करने जाते हैं। तो वो बूंदी पे अटैक करते हुए क्या हो जाते हैं? वहां पे शहीद हो जाते हैं, यानी बूंदी अभियान में शहीद। यानी कि बूंदी अभियान में ही क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु। तो छेतर सिंह के बारे में अपन को ज्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं है। ज्यादा जानकारियां कौन कौन सी मिलती है? एक तो अजमेर को जीतता है। अजमेर को किस में मिलाता है? मेवाड़ में। उसके बाद में मेवाड़ को, भीलवाड़ा को किस में मिला रहा है? मेवाड़ में मिला रहा है। हाड़ौती को जीतकर किस में मिला रहा है? मेवाड़ में मिला रहा है। मालवा को जीत रहा है, 56 के मैदान को जीत रहा है। बाद में जो बूंदी के अभियान में जाता है तो वहीं पे शहीद हो जाता है। इसकी जो दासी थी उससे शादी करता है। और उससे होने वाले पुत्र कौन कौन से हैं? चाचा और मेरा। अब उसके बाद में हम देखते हैं राणा लाखा जी को। कौन आते हैं? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। टाइम पीरियड देखते हैं तो हम देखते हैं 1382 से 1421। अब लाखा जी में हमारे को कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो कौन कौन सी है? एक तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें
जो है जावर की खान। जावर की खान। दूसरी चीज हमारे को ध्यान में रखनी है, वो है पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील। और तीसरी चीज है वो है कुंभाहाड़ा। और चौथी चीज है वो क्या है? हंसा बाई। हंसाबाई। तो राणा लाखाजी के शासनकाल में हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे? तो राणा लाखाजी के शासनकाल में हम देखेंगे सबसे पहले जो जावर की खान है वो किसके समय में मिली है? वो मिली है राणा लाखा के समय में। बाद में पिछोला झील के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कुंभाहाड़ा के बारे में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हंसाबाई के बाद में। राणा लाखाजी के शासनकाल में कुछ नहीं है, इनके शासनकाल में सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं। वो कहानियां ही हमारे को क्या करनी है? याद रखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जो जावर की खान है वो किसके शासनकाल में मिल रही है? राणा लाखा के शासनकाल में। यानी कि इस समय क्या हो गए? खाने मिल गई है, तो यानी कि एक तरीके से धन या पूंजी की मात्रा बढ़ गई है। यानी कि राणा लाखा जी क्या हो गए हैं? पूंजीपति हो गए हैं। क्या मिल गई है? चांदी की खान। और कौन सी है वो खान? जावर की खान। हम पढ़ते हैं जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, खनिज मिनरल्स पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं जावर की खान। जावर की खान से अपन को तांबा, शीशा और जस्ता भी मिलता है। तो ये कौन सी खान मिलती है लाखा के समय से? वो मिलती है जावर की चांदी की खान। उसके बाद हम देखते हैं पिछोला झील। अब ये पिछोला झील है, ऐसे कहा जाता है इस पिछोला झील का निर्माण है वो कोई बंजारों ने करवाया था। बंजारे आए थे, और ये बंजारे कौन थे? ये बंजारे थे घुमक्कड़ व्यापारी। घुमक्कड़ व्यापारी। यानी कि उस समय क्या हुआ करता था? व्यापार ऐसे तो आज की तरह ये रेलगाड़ियां, ट्रक वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो ये क्या है? ये जो बंजारे हैं ऐसे घूमते और अपने क्या करते? कोई तलवार बेच रहा है, कोई क्या चीज बेच रहा है, ऐसे करते क्या करके व्यापार करा करते थे। तो ये क्या है? जो ये पिछोला झील है इसका निर्माण कौन करवाते हैं? बंजारे। अब ये बंजारे कौन कौन से हैं? तो अपने को तीन नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है कोई छितर बताता है। क्या बताता है? कोई बताता है छितर। एक नाम तो अपन को ध्यान रखना है, छितर। और कोई अलग बुक्स में अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें बताता है एक तो चिड़ीमार, चिड़ीमार और बिच्छूमार। ये तीन नाम अपने को क्या है? ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो छितर, एक चिड़ीमार, एक बिच्छूमार। अगर कोई पूछे कि कौन से बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया है, और उसमें अगर छितर दे रखा है और बाकी नहीं दे रखा, जैसे चिड़ीमार और बिच्छूमार नहीं दे रखा, तो अपन को क्या सही करना है? वो करना है अपन को छितर। और साथ में अगर छितर और चिड़ीमार दोनों दे रखा हो तो अपन को तो भी क्या सही करना है? छितर। यानी कि सबसे ज्यादा अपने को इंपॉर्टेंट किसी चीज को मानना है, किसी नाम को मानना है, तो वो क्या है? वो है छितर। ये चिड़ीमार, बिच्छूमार ये नाम तो कोई ज्यादा ऑथेंटिक नाम है नहीं। अपन देखते हैं अपने को कोई ज्यादा ऑथेंटिक रूप से मिलते भी नहीं है। तो पिछोला झील का निर्माण कौन करवा रहा है? घुमक्कड़ व्यापारी। कौन है? बंजारे। और बंजारों का नाम क्या मिलता है अपन को? छितर, चिड़ीमार और बिच्छूमार। अब इसी पिछोला झील के ऊपर एक कहानी और है। इसी उस समय क्या है? मेवाड़ में, चित्तौड़ में एक नट परिवार, क्या है? नट परिवार। नट परिवार आया हुआ था। नट परिवार आया हुआ था। ये नट परिवार क्या करता था? ये नट परिवार है जो बीच में एक रस्सी बांध दिया करते थे और उसके ऊपर चला करते थे। तो ये चीज, ये बात किसके कानून में पड़ती है कि ऐसे रस्सी पे चलते हैं, ऐसे करके नट परिवार नाम का परिवार आया हुआ है यहाँ पर। ये बात पता पड़ती है लाखा को। तो लाखा क्या करता है? इनको दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाता है तो ये नट परिवार जाता है वहां पर, और जो नट है, नट जाके बोलता है कि राजा जी ऐसे वैसे हम करतब करते हैं, रस्सी के ऊपर हमारी जो मेरी जो नटनी है वो रस्सी के ऊपर क्या चल कर क्या करती है? करतब दिखाती है।
अब लाखा जी को विश्वास नहीं होए कि ऐसे भी रस्सी पे कौन भला ऐसे चल सकता है। तो लाखा जी कहते हैं कि अगर ये रस्सी से चलकर पिछोला झील को पार कर लेती है, यानी कि जो ये पिछोला झील है इसको रस्सी रस्सी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या बांधी जाएगी, रस्सी, उस रस्सी पे चलकर पूरी पिछोला झील अगर पार कर लेती है तो तब मैं मानूं भाई असली कलाकार है ये। अब नट ये बात सुना है तो नट कहता है कि राजा जी बेशक ये पिछोला झील को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। अब पार तो कर लेगी लेकिन इसको बदले में मिलेगा क्या। अब राजा जी लाखा जी उस समय हो मतलब ऐसे बढ़िया मूड में थे तो बोलते हैं कि अगर ये पिछोला झील को ऐसे रस्सी पे चलकर पार कर लेती है तो मैं इसको क्या दे दूंगा, आधा मेवाड़ दे दूंगा। अब पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी गई कि ऐसे वैसे इस समय में इस टाइम के ऊपर जो है नटनी क्या करेगी, पिछोला झील को पार करेगी। और किससे पार करेगी, रस्सी पर चलकर पार करेगी। अब पूरा दरबार जो है कहाँ पे चला गया, पिछोला झील के किनारे। पूरी व्यवस्था कर दी गई, रस्सी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में बांध दिया गया। अब नटनी चलना स्टार्ट करती है। पहले चलती है तो राजा जी थोड़े से ज्यादा परेशान थे नहीं कि भाई अभी बीच रास्ते में क्या है, या तो गिर जाएगी या फिर चक्कर वक्कर आ जाएंगे और क्या है पिछोला झील में गिर जाएगी। लेकिन नटनी रेगुलर क्या है चलती जा रही थी। ऐसे कहा जाता है कि वो झील को पार करने ही वाली थी, झील को पार करने वाली थी। तो लाखा जी बड़े परेशान हो रहे थे कि भाई ये तो मैं आधा मेवाड़ गया। अब ये चीज देखकर कौन परेशान हो रहे हैं, लाखा जी। लेकिन जो लाखा जी के मंत्री हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह यार क्या औरत है, बताओ रस्सी के ऊपर चलकर पूरी पिछोला झील पार करने वाली है। अब लाखा जी कहते हैं कि अभी तो तुम हंस लो, अगर ये पार कर जाती है पिछोला झील तो आधा मेवाड़ हो जाएगा इसका, और आधा मेवाड़ मेरे हिस्से में रहेगा, यानी कि आधी चीज मेरे हिस्से में रहेगी। तो मंत्री भी क्या होंगे, आधे ही रहेंगे। यानी कि तुम अपने बोरिए बिस्तर बांध लेना और भग जाना यहाँ से, मैं क्या है आधे ही मंत्री रखूंगा अगर ये क्या कर लेती है, पिछोला झील पार कर लेती है। अब ये बात सुनकर वो मंत्री हैं वो भी काफी परेशान हो जाते हैं। और वहीं पास में क्या है, कोई एक बढ़िया दिमाग वाला आदमी था, खड़ा हुआ था राजा जी के पास में, उसने दिमाग लगाया और वहीं पास में क्या है नटनी का जो छोटा बच्चा है खेल रहा था, वो जम के उसके क्या लगाता है, थप्पड़ लगाता है। अब जैसे वो बच्चा रोता है तो उस नटनी की नजर किसके ऊपर पड़ती है, उस बच्चे के ऊपर पड़ती है। और नटनी का उस समय जो बैलेंस है बिगड़ता है और वो क्या हो जाती है, उस पिछोला झील में गिर जाती है और मर जाती है। तो ये चीज देखकर क्या है लाखा जी बड़े खुश हुए कि चलो बढ़िया रहा, मेवाड़ तो बच गया। अब ये चीज देखकर कौन परेशान हो जाता है, नट परेशान हो जाता है कि राजा जी आप तो हंस रहे हो, यहाँ पर मेरी तो गृहस्थी चली गई है पूरी की पूरी। तो लाखा जी कहते हैं ज्यादा टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर क्या है उसका चबूतरा बनवा दूंगा, तो तू दिल्ली आ जाया कर, वहां पर जब भी तेरे को उसकी याद आए तो उस चबूतरे पर आकर बैठ जाया कर। तो जो पिछोला झील है, पिछोला झील के किनारे पे क्या बनवा दिया गया, नटने का चबूतरा। क्या बनवा दिया गया, नटने का चबूतरा। किसके किनारे बनाया गया है, पिछोला झील के किनारे। ये नटने का नाम भी हमारे को मिलता है, वो याद रख लेना, वो है गलकी। उसके बाद हम देखते हैं कुंभाहाड़ा के बारे में हम देखते हैं। इससे कहा जाता है कि जो लाखा जी हैं वो शादी करने कहाँ गए थे, बूंदी शादी कर आ जाते हैं। अब शादी कर आ जाते हैं तो दोनों पति और पत्नी खाने के टाइम में बैठे हुए थे। तो लाखा जी से मजाक में पूछते हैं कि बताओ रानी साहिबा कि चित्तौड़ बढ़िया है या बूंदी बढ़िया है। तो रानी साहिबा जवाब देती हैं कि दोनों ही बढ़िया हैं। तो लाखा जी फिर जोर दे के पूछते हैं नहीं आपको बताना पड़ेगा, बताओ कि चित्तौड़ बढ़िया या फिर बूंदी बढ़िया। तो फिर रानी जी यही जवाब दे कि नहीं दोनों ही बढ़िया हैं, चित्तौड़ भी बढ़िया है और बूंदी भी बढ़िया है, दोनों अपनी जगह क्या है, बढ़िया है। लाखा जी थोड़े से ताव में आ गए। लाखा जी कहते हैं एक आंसर दो, या तो चित्तौड़ या बूंदी। तो वो कहते हैं वैसे चित्तौड़ भी बढ़िया ही है लेकिन बूंदी जैसा नहीं है। तो लाखा जी बड़े परेशान हो गए। वो फिर से एक बार पूछते हैं कि स्पष्ट रूप से जवाब दो, चित्तौड़ या बूंदी। तो रानी जी कहते हैं
कि बूंदी तो बूंदी है, बूंदी जैसा कोई महल नहीं है। तो ये चीज किसको परेशान कर गई? ये लाखा जी को परेशान कर गई। लाखा जी हैंड टू हैंड ऑर्डर निकलवाते हैं कि अभी के अभी बूंदी को जीतना है, कुछ भी हो जाए, जितनी भी सेना की आवश्यकता है बुला लो, मेरे को क्या है, बूंदी को जीतना है। जब तक मैं बूंदी को जीत नहीं लूं, जब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं पास में कोई समझदार व्यक्ति खड़े थे, वो कहते हैं यार राजा जी, यार कमाल ही कर रहे हो, अभी कल तो वहां से ब्याह करके लेकर आए हैं और आज उनके ऊपर अटैक करेंगे हम। वो क्या कहेंगे कि भाई कल तो शादी करके गए हैं और आज मारने आ गए। तो ऐसे करके समझा रहे थे काफी कि ऐसे ऐसे ठीक नहीं रहेगा, ये वो ये सब चीजें हो रही थी। लाखा जी बोलते हैं मैंने क्या है, शपथ ले ली है, जब तक मैं बूंदी को जीत नहीं लूं तब तक क्या नहीं करूं, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूं। अब भाई साहब लाखा जी तो माने नहीं, लाखा जी तो जिद पकड़ के बैठ गए। फिर वहीं पे ही कोई समझदार व्यक्ति है, वो दिमाग लगाता है कि बाहर है एक जो है ऐसे आर्टिफिशियल, यानी कि एक बोले तो एक कमरा बनवा दो और उस पे लिख दो बूंदी, यानी कि बूंदी का किला लिख दो। अब ऐसे दिमाग लगाते हैं। फिर कहते हैं लाखा जी, फिर उससे क्या होगा कि राजा जी आपकी शपथ ही तो तोड़नी है, आपको क्या करना है, बूंदी के किले को ढहाना ही तो है, इससे क्या है आपकी शपथ टूट जाएगी। अब शपथ टूट जाएगी, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अन्न और जल ग्रहण कर सकते हो। अब ये दिमाग रखा को बढ़िया लगा कि चलो भाई बढ़िया है, चलो बनवाओ। अब इन्होंने बाहर कमरा बनवा दिया, अब कमरे को बाहर लिखवा भी दिया बूंदी का किला। लाखा जी तैयार हो गए पूरी सेना बल के साथ, पूरी तोपे ओपे हाथी वगैरह लेकर उस कमरे के पास चले जाते हैं। अब उस कमरे के पास में चले जाते हैं तो फिर जाकर खड़े होते हैं, तो वहां से ही खड़े होते हैं, जैसे ही जाके खड़े होते हैं और जैसे ही तीर का निशाना साधता है राणा लाखा, तो वहां से एक तीर निकल कर आता है उस कमरे से तीर पे तीर निकल कर आए। अब बाद में वहां पे किसी को भेजकर पूछा कि भाई देखो वहां पर कौन है, कौन तीर पे तीर छोड़ रहा है। तो वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर एक 13 साल का बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वहां से तीर चला रहा है। अब ये 13 साल का बच्चा कौन है? ये 13 साल का बच्चा जो है कुंभाहाड़ा, वो किसका है? ये उसी पत्नी का भाई है जिसको लाखा बूंदी से ब्याह कर लाया है। एक 13 साल का बच्चा है, उसके मन में ये चीज है कि मेरा किला चाहे नकली हो चाहे असली हो, मैं इसको मेरे जीते जी तो ढहने नहीं दूंगा। अब उसको वहां पे पकड़ के लाते हैं कुंभाहाड़ा को, काफी समझाते हैं, अरे कि भाई हट जाए, ऐसे वैसे शपथ ले रखी है, तोड़नी है राजा जी को। तो बच्चा माने नहीं। एक मात्र 13 साल का बच्चा है, लेकिन उसमें समझ इतनी है कि जो मेरा किला है वो तो मैं जीते जी क्या है, चाहे नकली हो चाहे असली हो, उसको मैं क्या है, जीतने नहीं दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे को मारना होगा। काफी समझाते हैं, काफी चॉकलेट दी होगी उस समय, लेकिन बच्चा भाई साहब माना नहीं। उसकी बहना को बुलाया। वो पहले रस्म हुआ करती थी ना कि जब शादी होगी किसी लड़के की तो उसके साथ कोई भाई वगैरह जो उसके ससुराल में जाएगा, एक रात रुक के आएगा। तो ये चीजें समझाई हाड़ा जी को, लेकिन हाड़ा जी माने नहीं। एक 13 साल का बच्चा है, वो माना नहीं है। फिर माना नहीं तो उस बच्चे को क्या करा, लाखा जी द्वारा मारना पड़ा। उस बाद में उस बच्चे को मारा गया और उसके मारने के बाद में उस किले को ढहाया गया। उसी के बाद में हम तो देखते हैं कहावतें भी बनी हुई है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिन गौर गमसान, सिर कटियां जानिए असली गढ़ते आन। यानी कि हम कहते हैं, यानी कि जब नकली गढ़ भी हमने बिना युद्ध लड़े नहीं दिया था, तो असली गढ़ जो जीतने के लिए है तो पता नहीं कितने हाड़ाओं के आपको सिर काटने पड़ेंगे। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, एक 13 साल का बच्चा, जो कि वो किला असली नहीं है, एक मात्र आर्टिफिशियल नकली किला बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर मातृत्व की इतनी भावना है, अपनी भूमि के प्रति इतना लगाव है कि वो तैयार नहीं है कि मैं इसको भी इनके हवाले कर दूं। तभी कहा गया है कि जब नकली बूंदी बचाने के लिए ही एक हाड़ा शहीद हो गया, तो असली बूंदी को जीतने के लिए तो पता नहीं आपको कितने हाड़ाओं को मारना पड़ेगा। तो इसी के लिए इसको क्या किया गया है, याद किया जाता है। आज भी किसको याद किया जाता है? कुंभाहाड़ा को याद किया जाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं हंसाबाई। हंसाबाई का चैप्टर देखते हैं हम। अब मैंने पहले ही कहा था कि राणा लाखा में बाकी और चीजें तो छोड़ो, लेकिन कहानियां इतनी हैं कि वो कहानियां याद रखनी है। अगर ये कहानियां याद रह जाती हैं तो लाखा जी को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अच्छे से। ये हो गया मारवाड़।
और ये अपना हो गया मेवाड़। मेवाड़ में राजा कौन है? मेवाड़ में है राणा लाखा। और इधर मारवाड़ में है, तो मारवाड़ में है रावचुंडा। रावचुंडा। जैसे अपने मेवाड़ वाले नाम के आगे राणा, रावल ये सब लगा रहे हैं, उसी प्रकार से जो ठीक मारवाड़ वाले जो राठौड़ है वो अपने नाम के आगे क्या लगाया करते थे? वो लगाया करते थे राव। अब जो ये रावचुंडा है, इसके एक पुत्री थी हंसाबाई, और एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। और राणा लाखा का कोई जो उत्तराधिकारी था यानी बेटा था, उसका नाम क्या था? चुंडा। अब मेवाड़ में तो चुंडा कौन है? राजकुमार। और मारवाड़ में चुंडा कौन है? शासक, यानी कि रावचुंडा जो है मेन राजा है। और मेवाड़ में जो चुंडा है वो क्या है? राजकुमार है। अब मारवाड़ में जो बातें चल रही हैं किसकी? हंसाबाई की शादी करने की। अब ये हंसाबाई के लिए वर ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा खासा बढ़िया सुशील सुंदर और अच्छे अच्छे खानदान वाला क्या मिल जाए, लड़का मिल जाए, तो हम क्या कर दे? हंसाबाई का विवाह कर दे। ये काफी जगह ढूंढते हैं। उसके बाद में इनके कानों में फिरता फिरता कोई नाम जाता है, तो वो किसका नाम जाता है? चुंडा का। कि भाई मेवाड़ का एक राजकुमार है चुंडा नाम करके, काफी शक्तिशाली राजकुमार है। और उसके बारे में काफी कहानियां भी प्रचलित है कि ऐसे वैसे 10-20 जनों को तो अकेले बिना शस्त्र के ही निपेट देता है। उसके बाद में हम देखते हैं ये नाम कहाँ पे जाता है? मारवाड़ में। मारवाड़ में ये नाम किन के कानों में पड़ता है? रावचुंडा के। तो रावचुंडा यहाँ से क्या करता है? नारियल भिजवाता है। कहाँ भिजवाता है नारियल? नारियल भिजवाता है मेवाड़ में। अब दरबार लगा हुआ है, राणा लाखा जी बैठे हुए हैं और आगे क्या है? दरबारी बैठे हुए हैं। तो पंडित जी नारियल लेके जाते हैं। पंडित जी नारियल लेकर जाते हैं। अब लाखा जी पूछते हैं उनसे कि भाई पंडित जी कैसे आना हुआ? तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ये शादी का नारियल लेकर आए हैं। तो लाखा जी बड़े खुश होते हैं कि भाई बुढ़ापे में भी शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो ये चीजें सुनकर फिर पंडित जी कहते हैं अरे नहीं नहीं राजा जी, सॉरी गलती हो गई, ये नारियल जो शादी का नारियल है वो आपके लिए भी नहीं है। तो लाखा जी बोलते हैं तो फिर किसके लिए है? तो ये जो नारियल है वो है आपके पिताजी चुंडा के लिए है। अब ये बात सुन जाइए, जो आगे जो बाहर की जो जनता बैठी हुई थी वो काफी हंस रही थी कि भाई देखो राजा जी के पैर तो कब्र में है, लेकिन इनको अभी भी क्या करनी है? शादी करनी है। अब ये चीज अगर किसी बेटे के सामने उसके पिताजी की बुराई हो रही है या मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो किसको हजम नहीं होती? वो हजम नहीं होती उसके बेटे को। यानी ये बात किसको हजम नहीं हुई? चुंडा को। चुंडा जी कहते हैं पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी ने पहले क्या है? शादी की इच्छा जताई है, तो यानी कि जो ये जिस लड़की का आप प्रस्ताव लेके आए हो वो मेरे लिए क्या हो गई है? मां समान हो गई है। यानी कि अब मैं उससे क्या नहीं कर सकता? शादी। अब अगर इसकी शादी करना चाहते हो आप, तो वो किससे करनी होगी? आपको करनी होगी मेरे पिताश्री राणा लाखा जी से। अब ये बात सुनकर पंडित जी और के दिमाग में बिल्कुल सुन पड़ गया दिमाग कि भाई ये क्या हो गया? चुंडा ने तो स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये क्या है? मेरे मां समान है। क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले शादी की इच्छा जाहिर की है, तो अब शादी होगी तो किसके साथ होगी? मेरे पिताजी के साथ होगी। अब काफी देर तक बहस चलती है। अब उसी वहीं फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई होता है आजकल तो बूढ़े राजाओं के साथ भी शादी होती है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। उसके बाद में फिर एक कोई दिमागदारी उनको कहता है कि भाई ये तो सही है, मान गए बूढ़े राजाओं से शादियां तो होती है, लेकिन जब अपनी जो हंसाबाई की जो संतान होगी, क्या वो मेवाड़ का अगला राजा बन पाएगी? वो तो बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो उत्तराधिकारी है मेवाड़ का अगला वो कौन है? चुंडा है। राजा तो अगला चुंडा बनेगा। अब ये चीज में वो दिमाग लगा जाते हैं। अब वो कहते हैं लाखा जी से कि भाई बेशक हम आपकी हंसाबाई से शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? कि मेवाड़ का अगला राजा कोई होगा तो वो कौन होगा? वो होगा हंसाबाई से होने वाला पुत्र, यानी कि अगली संतान जो हंसाबाई की होगी वो क्या होगी? मेवाड़ का अगला राजकुमार होगा। अब ये चीज किसको पता पड़ रही है? चुंडा को। तो चुंडा कहता है कि अगर मेरे पिताजी ने क्या की है? शादी की इच्छा जाहिर की है और उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो वो कौन हूं? मैं हूं।
क्योंकि मैं राजकुमार बनूंगा अगला, इस वजह से मेरे पिताजी की शादी नहीं हो पा रही, तो मैं आज से ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनूंगा। तो चुंडा क्या करता है, उसमें प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कभी भी मेवाड़ का अगला राजकुमार या राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तो जो अगला राजकुमार बनेगा उसकी क्या करूंगा, सहायता भी करूंगा। ये चीज डन होते ही क्या हो गई, हंसाबाई की शादी किससे हो गई, राणा लाखा से हो गई। ये ठीक उसी प्रकार जब कहा भी गया है, चुंडा को क्या कहा गया है, मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। क्या कहा गया है चुंडा को, मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। चूंकि मात्र अपने पिता द्वारा शादी की इच्छा जाहिर करने पर जो संतान अपना राजपाट छोड़ने को तैयार है, उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका जो मन है और वो कितना महान और कितना पवित्र रहा होगा कि उसने अपने शासक यानी कि अपना जो मेन जो राजा का तख्त था, एक तरीके से वो क्या कर दिया है, उसने त्याग दिया है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम महाभारत में देखते हैं। महाभारत में हस्तिनापुर के जो राजा हुए शांतनु, वो बुढ़ापे में क्या करते हैं, शादी की इच्छा जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, सत्यवती से शादी की इच्छा जाहिर करते हैं। तो सत्यवती के पिताश्री कहते हैं कि बेशक मैं अपनी पुत्री की शादी किससे कर सकता हूँ, आपसे कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको क्या है, माननी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कौन सी शर्तें, पहली कि हस्तिनापुर का जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा, वो सत्यवती की जो संतान है वो बनेगी। साथ में जो देवव्रत हैं वो क्या है, अब देवव्रत क्या है, देवव्रत क्या है, शांतनु के बेटे हैं, बड़े बेटे। यानी कि अगर क्रम वाइज देखें तो अगले राजकुमार अगला जो राजा है वो कौन बनेगा, हस्तिनापुर का देवव्रत बनेगा। लेकिन चूंकि शांतनु किससे शादी कर रहा है, सत्यवती से शादी कर रहा है, तो सत्यवती के पिताजी की डिमांड क्या है कि जो अगला शासक बनेगा हस्तिनापुर का वो कौन होगा, सत्यवती की संतान होगी। तो ये चीज कौन सुन रहा है, देवव्रत कहता है। तो देवव्रत उस समय प्रतिज्ञा लेता है कि यही कारण है अगर मेरे पिताश्री और सत्यवती के बीच में शादी नहीं होने का कि मैं अगला राजकुमार बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के शासक का क्लेम नहीं करूंगा, यानी कि मैं अगला राजकुमार या अगला राजा नहीं बनूंगा। यानी कि हस्तिनापुर का अगर राजा बनेगा तो वो बनेगा सत्यवती और मेरे पिताश्री शांतनु से होने वाला पुत्र। तो ये प्रतिज्ञा भी ये ले लेता है। अब उसके बाद में सत्यवती के पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, आप अगले राजा नहीं बनोगे, लेकिन क्या गारंटी है कल आपकी आपकी शादी होगी, आपकी संतानें आएंगी, वो तो क्लेम करेंगी ना कि भाई ये जो राजपाट है वो तो टेक्निकली रूप से या कर्म वाइज देखे तो हमारे हाथ में आना चाहिए था, लेकिन दादाजी द्वारा शादी की गई सत्यवती से और अपने पिताजी ने क्या है, राजपाट उनको सौंप दिया। तो फिर ये बात सुनकर देवव्रत कहता है कि जब यही चीज हो चुकी है तो मैं आज ये भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो मैं अपने आजीवन काल में क्या है, शादी भी नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जो चुंडा है वो क्या करता है, अगला राजकुमार जो अगला राजा बनने का जो पद है वो क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। तो किसकी तुलना किससे की गई है, चुंडा जो देवव्रत हैं, बाद में हम देखते हैं आगे किसके नाम से फेमस हुए हैं, भीष्म पितामह के नाम से फेमस हुए हैं। जो भीष्म पितामह हैं वही क्या थे, देवव्रत थे। ठीक जिस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगले राजा नहीं बनेंगे, ठीक उसी प्रकार कौन प्रतिज्ञा ले रहा है मेवाड़ में, चुंडा प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, अगला राजा कोई बनेगा तो वो बनेगा हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र। उसके बाद में हम देखते हैं, हाँ चुंडा जी ने शादियां की हैं, पहली बात तो बाकायदा हम आगे देखते हैं, पूरी एक ब्रांच चलती है चुंडावत नाम करके। कहीं ऐसे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने शादी नहीं की थी तो चुंडा ने भी शादी नहीं की होगी। नहीं, हम देखते हैं आगे बाकायदा पूरी ब्रांच चलेगी चुंडावतों की, जिसमें हम देखते हैं जो चुंडा जी हैं, मतलब चुंडा जी ने तो काफी शादियां की हैं, काफी संतानें रही हैं चुंडावत जी की। तो चुंडा की हम आगे देखते हैं, पूरी चुंडावत ब्रांच चलेगी उसमें। अब उसके बाद में अब ये चीजें हो चुकी हैं, क्या है, अब वहां पे बैठी हुई जनता बातें कर रही है कि वाह यार भाई क्या ही इंसान है जिसने अपने पिताजी के लिए क्या है, शासन छोड़ दिया, यानी कि राजा का पद त्याग दिया है इस बंदे ने।
तो इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, कि भाई इसने अपना 100% दिया है तो इसको 54 चीज तो मिलनी चाहिए ना, कुछ तो दिया ही जाना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं जो चुंडा है, चुंडा को उस समय में क्या है ठिकाने हुआ करते थे। तो उस समय जो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था वो ठिकाना था सलुम्बर। कौन सा ठिकाना था? सलुम्बर, उदयपुर का सलुम्बर। पहले उदयपुर में पड़ता था लेकिन अभी तो अलग जिला हो चुका है। यानी कि क्या है, जो सलुम्बर है उस ठिकाने का अगर किसी को सामंत बनाया जाएगा तो वो किसको बनाया जाएगा? चुंडा को बनाया जाएगा। और साथ में एक चीज और कही गई कि जो मेवाड़ का अगला राजा होगा वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा चुंडा। साथ में हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के राजा का राज तिलक किसके द्वारा किया जाएगा? वो चुंडा द्वारा। पहली चीज क्या है? सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा दिया गया है? सलुम्बर। दूसरी चीज क्या कही गई कि जो चुंडा के वंशज है या जो चुंडा है उसी के वही क्या है राजा का चुनाव करेंगे और राज तिलक भी वही करवाएंगे। उसके बाद में कहा गया कि अगर राजा के बाद में कोई सबसे बड़ा पद है वो कौन सा है? वो पद रहेगा चुंडा का। और साथ में राजा के बाद में जो भी साइन या सिग्नेचर होंगे कागजों पर वो किसके होंगे? वो होंगे चुंडा के। ये चीजें हम देखते हैं, तीन चीजें बताई गई है। एक तो सलुम्बर का सबसे बड़ा ठिकाना किसको दिया जाएगा? चुंडा को। यानी कि चुंडा की आने वाली पीढ़ी है क्या करेगी? सलुम्बर का नेतृत्व करेगी। बाद में जो राज तिलक होगा मेवाड़ का जो भी अगला राजा बनेगा उसका चुनाव कौन करेगा? वो चुंडा की ब्रांचें करेगी यानी चुंडा करेगा। उसके बाद में जो राजा के साथ साथ कागज पत्रों पे कोई साइन मोहरें जो भी लगेगी वो कौन लगाएगा? चुंडा लगाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगर राजा अनुपस्थित है राज्य में, राजा की अनुपस्थिति में अगर कोई राजपाट संभालेगा तो वो कौन संभालेगा? वो संभालेगा चुंडा या चुंडा के वंशज। और साथ में एक चीज और बताई गई है कि जब भी सेना युद्ध लड़ने जाएगी तो सबसे पहले आगे आगे नेतृत्व कौन करेंगे? वो करेंगे सलुम्बर के चुंडावत या सलुम्बर के चुंडावत। जो क्या है सेना के जो हरावल है, सेना का हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? चुंडा। अब ये हरावल क्या है? तो हम देख सकते हैं हरावल है वो किसको बोला जाता है? हरावल बोला जाता है जो सेना का अगला भाग होता है। सेना का अगला भाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है? हरावल। और जो सेना का जो पीछे वाला पार्ट होता है या पीछे वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? चंदावल। सेना का यानी कि हरावल का नेतृत्व कौन करेंगे? हरावल का नेतृत्व करेंगे चुंडावत। यानी कि कभी भी सेना युद्ध लड़ने जाएगी तो आगे आगे जाके सबसे पहले कौन लड़ेंगे? तो वो लड़ेंगे चुंडावत लड़ेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं राज तिलक। हम आगे जब देखते हैं महाराणा प्रताप के समय हम देखते हैं कि जब जो उदय सिंह है जो पत्नी के मोह में आकर किसको राजा बना जाते हैं? जगमाल को राजा बना देते हैं। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि राज तिलक करने का, राजा चुनने का अधिकार किनको है? चुंडावतों को। उसके बाद में हमारे कृष्णदास चुंडावत जी आते हैं और वहां पर आकर वहीं शमशान घाट में किसका राज तिलक करते हैं? महाराणा प्रताप का राज तिलक करते हैं। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। और ज्यादा से अब वापिस से एक बार हम राणा लाखे के बारे में देख लेते हैं। लाखा के बारे में अपने को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? एक तो झावर की खान किसके समय में मिली है? झावर की खान मिली है राणा लाखा के समय में। पिछोला झील का निर्माण कौन करवाया है? किसने करवाया है? तो ऐसे बताया जाता है कि जो चित्तर चिड़ीमार और बिच्छूमार नाम करके जो घुमक्कड़ व्यापारी या बनजारे थे वो क्या करके गए हैं?
पिछोला झील का निर्माण करा के गए हैं। पिछोला झील के किनारे पे किसका चबूतरा बनाया गया है? पिछोला झील के किनारे किसका चबूतरा बनाया गया है? नटनी का चबूतरा। उसके बाद में हम देखते हैं कुंभाहाड़ा कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो जाता है? कुंभाहाड़ा। उसके बाद में हंसाबाई की चीजें हमने देख ली, क्या क्या चीजें हुई उसमें देखते हैं राणा लाखा के बेटे चुंडा के लिए शादी का प्रस्ताव आता है, लेकिन किसी कारणवश उसे दुर्घटना के वश किससे शादी होती है? राणा लाखा से शादी होती है, जिसी के चलते क्या बताया गया है? चुंडा को मेवाड़ का क्या बोला जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है चुंडा को। उसके बाद में हम देखते हैं जब चुंडा ने राजपाट त्याग दिया था तो उसको कौन कौन सी चीजें दी गई? उसको दी गई, एक तो सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा? सलूम्बर। साथ में कुछ चीजें और लिखी गई, वो कौन कौन सी है? जो मेवाड़ का अगला राजा होगा या अगला राजा कोई चुनेगा तो वो कौन चुनेगा? वो चुनेगा चुंडा। और दूसरी चीज क्या बताई गई है कि राजा के साथ कागज पत्रों में अगर किसी के हस्ताक्षर होंगे, यानी राजा के बाद में किसी के वैलिड साइन माने जाएंगे, तो वो किसके होंगे? वो चुंडा या चुंडावत ब्रांच के माने जाएंगे। उसके बाद में अगर राजा अनुपस्थित है राज्य में तो राजपाट कौन संभालेगा? राजपाट संभालेंगे चुंडावत या चुंडा। उसके बाद में सेना का जो अगला पार्ट है हरावल वाला, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? उसका नेतृत्व करेंगे चुंडा या चुंडा की ब्रांच वाले।